हेलो दोस्तों, जरा ईमानदारी से अपने आप से पूछिए 2023, 2024, 2025 क्या ये तीनों साल बहुत अलग थे या बस तारीखें बदली, कैलेंडर बदला पर तुम अंदर से वैसे के वैसे ही रहे। अब 2026 दरवाजे पर खड़ा है। डर सिर्फ इसी बात का है कि कहीं ये भी पिछले सालों की तरह एक और कॉपी पेस्ट न बन जाए। अगर तुम ये महसूस करते हो कि अब हैबिट्स नहीं बदली तो लाइफ भी नहीं बदलेगी, तो ये 7 हैबिट की जादुई किताब तुम्हारे न्यू ईयर रेजोल्यूशन की नई शुरुआत हो सकती। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, बी प्रोएक्टिव। कभी सोचा है आपकी जिंदगी का एक रिमोट असल में आपके हाथ में है, लेकिन रोज के गुस्से, हालात और लोगों की बातों के आगे आप खुद ही वो रिमोट उन्हें सौंप देते हैं। अगर आप सच में समझ जाए कि आप हर परिस्थिति में अपना जवाब चुन सकते हैं तो आपकी पूरी लाइफ की दिशा बदल सकती है। जरा अपने दिन को रिवाइंड करो। सुबह नींद खुली, फोन पर कोई मैसेज देखकर मूड खराब हो गया, ऑफिस में बॉस ने कुछ कह दिया, दिन भर मन खट्टा रहा, घर पहुंचे तो किसी बात पर पत्नी पर भड़क गए। ध्यान से देखो, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा आपके हालात, आपका मूड, आपकी एनर्जी सब किसी और के हाथ में चला गया। अब सवाल ये है, क्या सच में हमारी जिंदगी दूसरों के बिहेवियर और हालात पर टिकी है या हमारे अंदर कोई ऐसी ताकत है जो इन सब के ऊपर उठकर अपना जवाब चुन सकती है। और यहीं से पहली हैबिट की शुरुआत होती। बी प्रोएक्टिव, यानी पहले आप चलो, हालात बाद में। लेकिन असली चुनौती ये है कि अधिकतर लोग रिएक्टिव मोड में जीते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है जो बाहर हो रहा है वही अंदर तय कर रहा है कि आप कैसा महसूस करेंगे। आपकी भाषा इस तरह से शुरू होती है, मेरे बस की बात नहीं, समय ही खराब चल रहा है, मेरे घर वाले, बॉस, पार्टनर ऐसे हैं, मैं क्या करूं, मुझे ये करना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है। धीरे धीरे ये लैंग्वेज आपकी आदत बन जाती है और ये आदत अंदर ये बिहेवियर बना देती है कि मैं बस हालात का शिकार हूँ, मेरे पास असल पावर नहीं है। फिर क्या होता है, छोटा सा ट्रैफिक भी पूरे दिन की शांति खा जाता है। किसी की एक कमेंट हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट हिला देता है, हमारा मूड, हमारा फोकस, हमारा काम सब बाहरी मौसम, बाहरी लोगों से अनस्टेबल हो जाता है। अब जरा ये सोचो, आपके और किसी भी घटना के बीच एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट अंतर होता है, जहां आप ये तय करते हैं मैं कैसे जवाब दूंगा। और यहीं से प्रोएक्टिविटी की शुरुआत होती है, क्योंकि प्रोएक्टिव इंसान ये मानकर चलता है मेरा बिहेवियर मेरी चॉइस है, सिर्फ हालात का रिजल्ट नहीं। इंसान के पास 4 अनोखी आंतरिक ताकतें होती है। फर्स्ट, सेल्फ अवेयरनेस। ये वो सुपर पावर है जो इंसान को बाकी जीवों से अलग बनाती। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपने दिमाग और दिल के अंदर क्या चल रहा है उसे देख पाना। इसका सीधा सा मतलब है कि मैं गुस्सा आए तो ये समझ पाऊं कि मुझे गुस्सा क्यों आया, मैं उदास हूं तो पहचान सकूं कि मेरी उदासी का कारण क्या है, मैं क्या सोच रहा हूं और उससे मेरे फैसलों पर क्या असर पड़ रहा है। सेल्फ अवेयरनेस हमें रिएक्ट करने से रोकती और सोचकर जवाब देना सिखाती। जब आप सेल्फ अवेयर होते हैं और आपको कोई बुरा बोल दे तो आप तुरंत नाराज होकर रिएक्ट नहीं करते, बल्कि एक पल ठहर कर सोचते हैं कि जवाब देना जरूरी है या नहीं। यही सेल्फ अवेयरनेस है। सेकंड, इमेजिनेशन। इंसान की सबसे जादुई क्षमता वो चीजें सोच पाना जो कभी हुई ही नहीं, जो अभी मौजूद ही नहीं है। इसका साफ सा मतलब है कि अपने भविष्य की तस्वीर दिमाग में बनाना, नया तरीका, नई योजना को सोचना, उस जीवन की कल्पना करना जिसे आप बनाना चाहते हैं। इमेजिनेशन वो पुल है जो हमें आज की स्थिति से उस भविष्य तक ले जाता है जो हम चाहते हैं। थर्ड, कॉन्शियस। ये वो भीतर की आवाज है जो बताती है कि कुछ सही है या गलत, बिना किसी बाहरी नियम के। इसका सीधा सा मतलब है जब कोई गलती करते समय दिल में हल्की बेचैनी होती, वही कॉन्शियस है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो दिल में शांति होती है, वही कॉन्शियस है। कॉन्शियस हमें दुनिया की नजर से नहीं, अपने दिल की नजर से जीना सिखाता है। इसे ऐसे समझते, जब लोग कहे चोरी कर लो, दिमाग कह सकता है कि ये फायदेमंद है, पर दिल कहेगा ये गलत। वही अंदर की आवाज है, कॉन्शियसनेस। फोर्थ, इंडिपेंडेंट विल। ये वो शक्ति है जिसे हम कठिन परिस्थितियों में भी सही फैसले ले सकते हैं और उस पर टिके रह सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है लोग क्या कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, माहौल मुश्किल हो फिर भी रास्ते को नहीं छोड़ना, डर हो फिर भी आगे बढ़ते रहना। इंडिपेंडेंट विल हमें मुझे क्या करना चाहिए के बजाय मैंने क्या करना चुना है
वाली लाइफ जीना सिखाती। सभी दोस्त कर रहे हैं पार्टी में जाओ, पर आपको एग्जाम की पढ़ाई करनी। आप सबकी राय के बजाय अपने फैसले पर चलते हैं। यही इंडिपेंडेंट विल है। जब आप रिएक्टिव होते हो तो ये चारों गिफ्ट्स जैसे सो जाती है, और जब आप प्रोएक्टिव होते हो तो आप इनको जगा देते हो। आप कहना शुरू करते हो, मैं चॉइस करूंगा कि मुझे कैसे रिएक्ट करना है, मेरा मूड, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैं क्या कर सकता हूँ, वहीं से शुरू करता हूँ। और यहीं से जिंदगी का रिसिप्ट बदलना शुरू होता है। जिंदगी को एक्सक्यूज मत दो, जिंदगी की रेस्पॉन्सिबिलिटी लो। जब आप कहते हो मेरे पास समय नहीं है, तो आपकी प्रोएक्टिव भाषा होनी चाहिए कि मैंने अभी तक समय निकाला नहीं है, मैं डिसाइड कर सकता। जब आप कहते हैं उसने मुझे हर्ट कर दिया, तो आपकी प्रोएक्टिव समझ होगी, हाँ उसके वर्ड्स ने मुझे ट्रिगर किया है, लेकिन मेरे अंदर कैसा रेस्पॉन्स होना चाहिए वो मेरा चुनाव है। इस हैबिट का पहला प्रैक्टिकल लेवल है कि छोटे छोटे वादे खुद से करो और उन्हें निभाओ। मैं रोज 10 मिनट पढ़ूंगा। मैं आज किसी पर गुस्सा आए तो एक गहरी सांस लेकर जवाब दूं। मैं आज कम से कम एक काम बिना टालम टोल के पूरा करूंगा। ये कमेंट्स में आपके अंदर एक नया विश्वास बनाते कि मैं खुद को चला सकता, और यहीं से आंतरिक जीत की शुरुआत होती, जो बाद में बाहर के रिजल्ट्स में बदलती है। एक चैलेंज आपके लिए, आज पूरे दिन बस एक चीज ऑब्जर्व करो, अपनी भाषा। जब भी तुम खुद से या किसी से कहो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे करना ही पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वहीं रुककर धीरे से वाक्य बोलो, मैं चुनाव कर रहा हूँ, या मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे क्या करना है। बस इतना सा शिफ्ट आपके पूरे दिन को बदल देगा। आपके अंदर आपको हल्का सा कंट्रोल महसूस होगा। अब सवाल ये है कि अगर आपको ये समझ आने लगे कि आप अपने एक्शंस और रिएक्शन के मालिक हैं, तो अगला लॉजिकल स्टेप क्या है जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। कभी सोचा है अगर आपकी जिंदगी एक फिल्म होती तो अंत कैसा होता? एक ऐसा अंत जिसे देखकर आप मुस्कुरा पाते, या एक ऐसा अंत जिसे सोचकर अफसोस होता? आज आप उसी फिल्म की कहानी लिख रहे हैं, बस आपको एहसास नहीं है। जिंदगी एक अजीब चीज है। अगर दिशा साफ न हो तो इंसान बहुत व्यस्त भी रह सकता है और फिर भी कहीं भी न पहुंच पाए। हम में से कई लोग सुबह उठते हैं, मेहनत करते हैं, भागते हैं, काम करते हैं, कमाते हैं, सब कुछ निभाते हैं, लेकिन भीतर एक सवाल जलता रहता है, मैं आखिर जा कहाँ रहा हूँ? और अगर मंजिल साफ नहीं तो स्पीड बढ़ने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि कहीं भी पहुंच जाओ उसका कोई अर्थ नहीं। और यही हैबिट सेकंड सिखाती है कि अंत की तस्वीर पहले बनाओ फिर आगे बढ़ो। ज्यादातर लोग बाहर की दुनिया के हिसाब से जिंदगी जीते हैं। लोग क्या कहेंगे, कौन सी नौकरी सुरक्षित है, कौन सी लाइफ स्टाइल सही है, कौन सा रास्ता आसान है, और धीरे धीरे वे उसी इंसान में बदल जाते हैं जैसा समाज चाहता है, ना कि वो जिनके लिए वे जन्मे थे। फिर जिंदगी भर भागते हैं लेकिन संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि दिशा अंदर से नहीं आई, दिशा बाहर से थोप दी। और सेकंड हैबिट कहती है कि जिंदगी पहले भीतर में बनाई जाती फिर बाहर में दिखाई देती। यही लेखक स्टीवन कवी कहते हैं कि दूसरी रचना से पहले पहली रचना होनी चाहिए, क्योंकि पहली रचना दिमाग में बनती है और दूसरी रचना वास्तविकता में जीवन में आती। अगर दिमाग में स्पष्ट विजन नहीं है तो मेहनत व्यर्थ होती। इसे ऐसे समझिए, अगर घर बनाने से पहले डिजाइन बनता है, मोबाइल बनाने से पहले मॉडल और आइडिया बनता है, बिजनेस शुरू करने से पहले बिजनेस का प्लान बनता है, यानी असली शुरुआत दिमाग से होती, जमीन पर नहीं। अगर दिमाग में तस्वीर साफ नहीं है तो मेहनत उल्टी दिशा में चली जाती। ये उसी तरह है जैसे बिना लक्ष्य के जिम जाना, कुछ महीनों बाद छोड़ देना। बिना योजना के पढ़ाई करना, हाँ फायदेमंद तो हो सकता है, पास भी हो जाते हैं, पर टॉपर नहीं बन पाते। और बिना दिशा के बिजनेस शुरू करना पैसा और समय दोनों बर्बाद करने के समान। और दूसरी संरचना है जब दिमाग में विजन पूरा बन जाता है, तभी शरीर और मेहनत सही दिशा में लगती। जब पढ़ाई योजना के साथ होती है तो रिजल्ट गारंटी के साथ अच्छा आता है। जब फिटनेस प्लान के साथ तय की जाती है तो बॉडी बनना तय है। और जब बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ शुरू किया जाता है तो ग्रोथ होने से कोई रोक नहीं सकता। एक्शन तब शक्तिशाली होता है जब उसका रोड में पहले से विजन में तैयार हो। मान लो कोई कहता है मुझे सफल होना है, ये विजन नहीं है, ये इच्छा है। विजन होगा जब आप कहते हैं कि किस चीज में सफल होना, किस स्तर तक पहुंचना है, कितने समय में होना है, कौन सी आदतें, कौन से कौशल चाहिए उसके लिए, और किस तरह की लाइफ स्टाइल होनी चाहिए। जब विजन स्पष्ट होता है तो एक्शन ऑटो पायलट की तरह काम करने लगता है।
लेकिन बिना विजन के मेहनत बेकार हो जाती है, क्योंकि दिशा नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है, लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, रिजल्ट का चित्र दिमाग में नहीं है। ऐसी मेहनत थका देती लेकिन आगे नहीं ले जाती। यही कारण है कि बहुत लोग मेहनत करते हैं पर आगे नहीं बढ़ते। आज सिर्फ एक सवाल अपने आप से पूछिए, मैं अपने जीवन के अंत में कौन सा इंसान बनकर याद किया जाना चाहता हूँ? और इस सवाल से आपके पर्सनल विजन का बीज अंकुरित होगा। जब मंजिल तय हो जाए तो अगला सवाल होता है, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए रोज के फैसलों को कैसे अलाइन किया जाए। जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 3, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। कभी नोटिस किया है, जिंदगी में जितनी बड़ी चीजें हमें आगे ले जाती है उन्हें हम कल करूंगा की लिस्ट में डाल देते हैं, और जितनी चीजें हमें व्यस्त और थका देती है उन्हें हम सबसे पहले कर लेते हैं। तो फिर सवाल ये है, क्या हम जिंदगी चला रहे हैं या जिंदगी हमें चला रही है? सोचिए, अगर आपकी दिनचर्या को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, एक वो काम जो बहुत जरूरी और दूसरे वो काम जो सिर्फ अभी ध्यान खींच रहे हैं, तो क्या आपकी लाइफ वैसी ही होती जैसी आज है या पूरी तरह अलग? क्योंकि सच ये है, हमारा भविष्य उस चीज से नहीं बनता जो हम तेजी से करते हैं, बल्कि उस चीज से बनता है जो हम सही समय पर करते हैं। पर अक्सर होता क्या है, ईमेल, नोटिफिकेशन, फोन कॉल्स हमारा दिन भर खा जाते हैं। दूसरों की व्यस्तता हमारी प्राथमिकताओं को हटा देती। डर, टालमटोल, असुविधा हमें उन कामों से दूर रखते हैं जो सच में जीवन बदल सकते हैं। और दिन के अंत में हम थके होते, व्यस्त होते हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमने बहुत काम किए पर सही काम नहीं की। वही सक्सेसफुल लोग जरूरी काम पहले करते हैं, भले वो आसान ना हो। वे जिंदगी को कैलेंडर से नहीं चलाते, कंपास से चलाते हैं। वे सिर्फ समय मैनेज नहीं करते, वे अपनी ऊर्जा, ध्यान और दिशा मैनेज करते हैं। वे कामों को 4 श्रेणियों में रखते हैं, एक जो जरूरी है, दूसरा जो जरूरी नहीं है, तीसरा तुरंत करने वाले और चौथा तुरंत नहीं करने वाले। और उनका सबसे ज्यादा विकास उस जगह होता है जब वो ये समझ लेते हैं कि ये काम ना जरूरी है ना तुरंत करने वाला है, सिर्फ टाइम वेस्ट करेगा। और जब वे उस काम के बारे में भी समझ लेते हैं कि ये काम तुरंत किया जाना चाहिए क्योंकि ये जरूरी है। जब व्यक्ति ये पहचान लेता है या जानने लग जाता है कि कौन सा काम सिर्फ टाइम वेस्ट करेगा और कौन सा काम ग्रोथ में मदद करेगा, तब उसके बाद ही नई नई स्किल, बेहतर आदतें, रिश्तों की गहराई, सेहत और भविष्य की योजनाएं बनती। और जो लोग इस आदत को रोज अपने दिन में, अपनी दिनचर्या में जगह देते हैं, उनकी लाइफ बदलने लगती। लाइफ बदलने के लिए जिंदगी से लड़ने की जरूरत नहीं है, बस प्राथमिकता बदलने की जरूरत है। जो चीजें लॉन्ग टर्म में मायने रखती है उन्हें शॉर्ट टर्म में पहले समय देना, और कम महत्वपूर्ण कामों को बाद के लिए तय करना, और ज्यादा महत्वपूर्ण कामों को पहले करना, चाहे वो कठिन हो, थकाऊ हो या बोर करने वाले हो, क्योंकि वही काम आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। आज रात एक सवाल अपने आप से जरूर पूछिए, मैं रोज किन चीजों में व्यस्त रहता हूँ और किन चीजों में प्रगति करता हूँ। अगर पहली 3 आदतें हमें स्वतंत्र और मजबूत इंसान बनाती है, तो अगला अध्याय हमें सिखाएगा दुनिया के साथ मिलकर जीतने का असली तरीका। चैप्टर 4, थिंक विन। कभी ध्यान दिया है किसी रिश्ते, बिजनेस या बातचीत में अगर सिर्फ एक इंसान जीतता है तो असल में दोनों हार जाते हैं? तो क्या जीवन में ऐसा तरीका है जहां मैं भी जीतूं और सामने वाला भी जीते? अगर हर रिश्ते, हर काम और हर बातचीत में ऐसा समाधान मिले जिससे दोनों पक्ष खुश हो, तो जीवन कैसा हो जाए। लेकिन ज्यादातर लोग सोचते हैं या तो मेरी चले या मैं चुप रहकर सामने वाले की मान लूं। लेकिन अगर तीसरा रास्ता भी हो, तो एक ऐसा रास्ता जिसमें तुम भी मुस्कुराओ और सामने वाला भी संतुष्ट रहे। और ये थिंक विन हैबिट 4 का असली संदेश। लेकिन यहाँ भी एक समस्या, क्योंकि हम बचपन से ही तुलना और प्रतियोगिता के माहौल में बड़े होते हैं। तुम अपने भाई से बेहतर बनो, क्लास में फर्स्ट आओ, तभी तारीफ मिलेगी, सबको पीछे छोड़कर आगे बढ़ो। दिमाग में एक बिहेवियर बैठ जाता है, अगर दूसरा जीतेगा तो मैं हारूंगा। और इसी सोच से ये नजरिए बनते हैं, मैं जीतूं तुम हारो, तुम जीतो मैं हार जाऊंगा, अगर मैं नहीं जीत पाया तो तुम भी मत जीतना, या तुम्हें भी नहीं जीतने दूं। और फिर जिंदगी भर गलतियां दोहराते रहते हैं, रिश्ते टूटते हैं, टीम वर्क बिगड़ता है, झगड़े बढ़ते हैं, बिजनेस धीरे धीरे गिरता है। क्यों? क्योंकि हम सही समाधान नहीं निकालते, अपनी जीत ढूंढते हैं। एक तकनीक नहीं बल्कि मानसिकता है, एक तरह का माइंडसेट। इसका मतलब साफ है कि ऐसा समाधान जहां दोनों को फायदा हो, कोई हारने वाला ना रहे, दोनों को लगे मेरी भी सुनी गई, मेरी भी कद्र हुई। ये माइंडसेट तब पैदा होता है जब इंसान के भीतर 3 क्वालिटीज होती है। फर्स्ट, इंटीग्रिटी,
इंटीग्रिटी का मतलब सिर्फ झूठ नहीं बोलना नहीं है, इसका मतलब है अंदर जो सही लगता है बाहर भी वही करना है। मतलब सीधा सा है कि किसी से कोई वादा किया है तो उसे निभाना, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं देख रहा हो। किसी डील में फायदा हो रहा है लेकिन मन कह रहा है ये साफ नहीं है, वहाँ ना कहने की हिम्मत रखना। आप चीटिंग करते हैं और उसे सामने वाला पकड़ भी नहीं सकता, उसके बाद भी चीटिंग ना करना। ये विन के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर तुम खुद अपने अंदर साफ नहीं हो तो तुम विन की बात भी करोगे लेकिन अंदर से सिर्फ अपनी जीत चाहोगे। और लोग महसूस कर लेते हैं कि ये इंसान ऊपर से मीठा बोल रहा है पर असली में बस अपना फायदा देख रहा है। और जब आप ऐसा करने लगते हैं तो इससे इंटीग्रिटी मजबूत होती है। तुम साफ साफ बोलते हो, तुम किसी से जबरदस्ती नहीं करते, तुम रिश्तों को डील से ऊपर रखते, क्योंकि इंटीग्रिटी वही करती है जो आपको अंदर से सही लगता है, चाहे वो आसान हो या मुश्किल। सेकंड, मैच्योरिटी। ये वो अवस्था है जिसमें आप अपनी भावनाओं के बारे में भी कहते हैं या अपनी बात भी कहते हैं और सामने वाले की बात भी धैर्य के साथ सुनते हैं। इस अवस्था में आप में हिम्मत भी होती है और संवेदनशीलता भी। लेकिन जब आप में हिम्मत तो होती है लेकिन संवेदनशीलता कम होती है तो आप कहते हैं मुझे जो लगता है वही सही है। आप सामने वाले की भावना की परवाह नहीं करते, आपका टोन रूखा, डोमिनेट करने वाला होता है। ऐसी स्थिति में आप जीतते तो हैं लेकिन जीत कर भी हार जाते हैं। लेकिन जब आप में संवेदनशीलता अधिक होती है और हिम्मत कम होती है तो आप कहेंगे जो भी तुम कहोगे वही ठीक है। आप अपनी बात को दबा देते हैं, अंदर ही अंदर दुखी होते हैं। इस स्थिति में आप हार जाते हैं पर एक जीतने वाला इंसान बनते हैं। लेकिन यहाँ मैच्योरिटी एक कमाल करती है। जब आप में मैच्योरिटी होती है तो आप अपनी बात साफ साफ रखते हैं, तो ये करेज है, यानी हिम्मत भी है। साथ ही सामने वाले की बात पूरी इज्जत से सुनते हैं, यानी आप संवेदनशील भी हैं। आप कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि, यानी आप अपनी बात कर रहे हैं लेकिन मैं सच में सुनना चाहता हूँ कि तुम्हें कैसा लग रहा है। और उसकी बात सुनकर आप कहते हैं चलो ऐसा रास्ता ढूंढते हैं जो हम दोनों के लिए ठीक हो। इस मैच्योरिटी की अवस्था में आप खुद को भी इम्पोर्टेंस देते हैं और दूसरे को भी। थर्ड, अबेंडेंस माइंडसेट। और ये सबसे पावरफुल शिफ्ट है। दो तरह के माइंडसेट होते हैं, स्केटी माइंडसेट और अबेंडेंस माइंडसेट। स्केटी माइंडसेट क्या होता है इसे समझते। इस तरह के माइंडसेट वाला व्यक्ति कहता है अगर वो आगे निकल गया तो मैं पीछे रह जाऊंगा, अगर उसे क्रेडिट मिल गया तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, अगर उसके पास पैसा, नाम, मौका है तो मेरे लिए कम बचेगा। ऐसा इंसान दूसरों की सक्सेस देखकर जलता है, क्रेडिट शेयर करने से डरता है, इंफॉर्मेशन को छुपाता है, हर चीज एक कंपटीशन मानता है। लेकिन अबेंडेंस मेंटालिटी वाला व्यक्ति हमेशा सोचता है किसी की सक्सेस मेरी हार नहीं है, उसके जीतने से दुनिया में ऑप्शंस कम नहीं हो जाएंगे, हम दोनों ग्रो कर सकते अलग अलग तरीके से। ऐसा इंसान दूसरों को ऊपर उठाकर भी खुद गिरता नहीं है, नॉलेज को शेयर करता है, दूसरों की तारीफ सच्चाई के साथ कर पाता है, लोगों के साथ मिलकर काम करता है, उनके विरोध में नहीं। और जीत के लिए अबेंडेंस माइंडसेट क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर तुम्हारे दिमाग में कमी बैठी है तो तुम हमेशा ये सोचोगे या तो मैं या वो। लेकिन जीत के लिए तुम्हें यह विश्वास चाहिए कि दोनों मिलकर भी जीत सकते हैं और ज्यादा जीत सकते हैं। अबेंडेंस माइंडसेट वाला व्यक्ति दुनिया में प्रचुरता देखता है, अनगिनत ऑप्शन देखता है, वो ये देखता है कि यहाँ सबके चमकने के मौके हैं। और जो इंसान ऐसा सोचता है वो न डरता है न प्रतियोगिता में फंसता है, वो बस समाधान खोजता है। जीतने का मतलब समझौता नहीं है। जब आप समझौता करते हैं तो इसका मतलब आप दोनों थोड़ा थोड़ा हारते हैं, कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस करते हैं। लेकिन आप जब जीतते हैं तो आप दोनों पूरी तरह से खुश होते हैं। इसका सीधा सा मतलब है अगर एक जीता और दूसरा टूटा तो लंबे समय में दोनों हारते हैं। जीवन सिर्फ कंपटीशन नहीं है, जीवन कनेक्शन भी। एक चैलेंज आपके लिए, किसी एक इंसान से बातचीत में आज एक वाक्य जरूर कहें, चलो ऐसा हल ढूंढते हैं जो हम दोनों के लिए अच्छा हो। जब दोनों जीतते हैं तो अगला सवाल पैदा होता है, एक दूसरे को समझने और सुनने जाने की कला कैसे सीखे, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। कभी तुम्हें लगा है कि कोई तुम्हें सच में समझता ही नहीं, और फिर यह भी महसूस हुआ है कि कई बार तुम खुद भी दूसरों की बात पूरी सुने बिना ही उन्हें जज कर देते हो। जरा सोचो, हर रिश्ते की जड़ में क्या होता है? न नौकरी, न पैसा, न टैलेंट, सबसे पहले आता है कम्युनिकेशन। लेकिन हमारी आदत क्या है? जैसे ही सामने वाला बोलना शुरू करता है हमारा दिमाग जवाब बनाने लगता है। वो कुछ बोल रहा होता है और हम अंदर ही अंदर
सोच रहे होते हैं, इसको क्या बोलूं ताकि ये मेरी बात मान ले। लेखक कहते हैं कि पहले समझने की कोशिश करो, फिर समझाने की, यानी पहले डॉक्टर बनो, पेशेंट की बात पूरी सुनो, फिर दवाई लिखो। ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं, बिना बीमारी समझे सलाह दे डालते हैं। अगर तुम सच में लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो तो शुरुआत सलाह से नहीं, सुनने से होगी। लेकिन असलियत ये है कि हम अक्सर सुनते ही नहीं, हम रुकावट डालते हैं। हमारी 4 तरह की बुरी आदतें होती है। फर्स्ट, इवेल्युएट, तुरंत डिसाइड कर लेते हैं ये सही है या गलत। सेकंड, एडवाइस, सामने वाला बोल रहा होता है और आप अपनी सलाह दे देते हैं। थर्ड, प्रोब, अपने हिसाब से सवाल पर सवाल दागते हैं। फोर्थ, इंटरप्रेट, सामने वाले के इरादे हम इमेजिन कर लेते हैं कि ये ऐसा सोच रहा होगा, ये इसने इसलिए बोला होगा। ऊपर से हमारी लिसनिंग भी 4 लेवल पर अटकी रहती है। पहली, कभी हम इग्नोर करते हैं, सामने वाला बोलता रहता है और हम मोबाइल में लगे रहते हैं। दूसरी, कभी प्रिटेंड, हाँ, अच्छा, ओ करते रहते हैं और दिमाग कहीं और होता है। थर्ड, कभी सिलेक्टिव लिसनिंग करते हैं, हमें जो सुनना है वो ही सुनते हैं। फोर्थ, कभी अटेंटिव लिसनिंग, शब्द तो सुनते हैं पर उसकी बातों में दिल नहीं होता। पर एक चीज हमें समझ नहीं आती, सामने वाला सिर्फ वर्ड्स नहीं बोल रहा होता, वो अपनी फीलिंग और जिंदगी हमारे सामने रख रहा होता है। और जब उसे ये एहसास होता है कि तुम बस अपनी ही धुन में हो, तुम्हें बस अपनी ही पड़ी है, तो उसके अंदर का दरवाजा बंद हो जाता है। वो अपने दिल की बात आपसे नहीं करना चाहता। और फिर हम सोचते हैं, ये बच्चा मेरी बात क्यों नहीं मानता, ये पार्टनर इतनी डिफेंसिव क्यों है, ये एम्प्लॉय खुलकर बात क्यों नहीं करता। क्योंकि हमने उसकी सबसे बड़ी जरूरत पूरी नहीं की, उसे सुनने की, उसे समझने की। और इसका इलाज है एम्पैथिक लिसनिंग। एम्पैथी का मतलब है मैं तुम्हारी जगह खड़े होकर दुनिया को तुम्हारी नजरों से देखूं। ये सिंपैथी नहीं है, हाय बेचारा कितना दुखी है, इसके साथ क्या हो गया। एम्पैथी लिसनिंग में हम जज नहीं करते, हम उसकी परिस्थिति को महसूस करते हैं। एम्पैथी लिसनिंग के 4 स्टेप है। फर्स्ट, कंटेंट, सामने वाला बोले और तुम साधारण शब्दों में वापस कहो, तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, तुम इस परिस्थिति में हो। ओह। सेकंड, फीलिंग पकड़ना, अपने अंदर से पूछो ये इंसान अभी ऐसा महसूस कर रहा है, और फिर बोलो तुम अभी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट लग रहे हो। थर्ड, कंटेंट और फीलिंग साथ में, इसमें तुम्हें लग रहा है कि तुम मेहनत कर रहे हो, फिर भी कोई तुम्हें अप्रिशिएट नहीं कर रहा, इसलिए तुम दुखी और गुस्से में हो, सही है ना। इससे आप उसकी पूरी सिचुएशन को समझ चुके हो। फोर्थ, जजमेंट बंद और मौजूदगी चालू, ना कोई सलाह ना कोई कंपैरिजन, बस पूरी मौजूदगी के साथ उसे सुनना, उसे समझना। जब कोई तुम्हें ऐसे सुनता है तो क्या होता है, अंदर जो उलझी हुई गांठ है वो खुद ब खुद ढीली होने लगती, सामने वाला खुद अपने सॉल्यूशन के करीब पहुंचने लगता है और तुम्हारे बीच ट्रस्ट गहरा हो जाता है। लेखक कहते हैं, अगर तुम चाहो कि लोग तुम्हारी बात माने, पहले उन्हें ये एहसास दिलाओ कि तुम उनकी दुनिया को समझते हो, तुम उनकी भावनाओं को समझते हो, तुम उनकी परिस्थिति को समझते हो। इमेजिन कीजिए, तुम थके हुए घर आते हो, दिमाग भारी है, दिल में कई बातें हैं पर किसी से कह नहीं पा रहे। कोई पास बैठा है तुम्हें सुनने के लिए, वो अपना मोबाइल दूर रख देता है, तुम्हारी आंखों में देखता है और कहता है, बताओ, मैं सच में तुम्हें सुनना चाहता हूँ, तुम्हें समझना चाहता हूँ। और तुम बोलना शुरू करते हो, वो तुम्हें बीच में नहीं टोकता, तुम्हारी बातों को रिपीट करके चेक करता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है। जैसे जैसे तुम बोलते जाते हो, तुम्हारी सांसें हल्की होती जाती, तुम्हारे सीने का भार धीरे धीरे उतरने लगता है। उस पल में तुम्हें एहसास होता है कि मुझे भी सुनने वाला, समझने वाला है। तुम्हें एहसास होता है कि मैं कीमती हूँ। और यहीं से बनता है पावरफुल इमोशनल बैंक अकाउंट, जिसमें हर बार एम्पैथी लिसनिंग एक बड़ा डिपॉजिट है। एक चैलेंज आपके लिए, एक दिन के लिए डॉक्टर रूल अपनाओ कि आज मैं किसी को भी सलाह देने से पहले कम से कम एक बार उसकी बात अपने शब्दों में दोहराऊंगा, उसे समझूंगा। बस इतना करो, तुम्हें खुद फर्क महसूस होगा कि कन्वर्सेशन की डेप्थ कैसे बदलती है। जब दो लोग सच में एक दूसरे को समझने लगते हैं तो फिर अकेले अकेले सोचने से भी बेहतर एक तीसरा नया रास्ता जन्म लेता है। और उस रास्ते के बारे में जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 6, सिनर्जी। क्या तुमने कभी ऐसा क्षण महसूस किया है जब लोग मिलकर कुछ ऐसा बना लेते हैं जो अकेले कोई भी नहीं कर सकता, जैसे 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 बन जाए। हम अक्सर इंसानों का वैल्यू इस बात पे करते हैं कि वे हम जैसे हैं या नहीं, पर असली सफलता तब पैदा होती है जब हम फर्क को कमजोरी नहीं, रिसोर्स समझना सीखते हैं। जब दो लोग अलग होते हैं तो उनके दिमाग, उनका अनुभव, उनकी सोच और सॉल्यूशन भी अलग होते हैं। और जब वो
एक दूसरे के खिलाफ नहीं, एक दूसरे के साथ सोचते हैं, तो वो जगह बनती है जहां चमत्कार होता है। ज्यादातर रिश्तों, टीमों और पार्टनरशिप्स का सच यही है, जिसमें उनकी मानसिकता होती है कि या तो मैं जीतूं और तुम हार जाओ, या तुम जीतो मैं हार जाऊं। और यदि कोई थोड़ा आगे बढ़े तो भी बाकी का मन दुखता है। मेरी बात समझो वाली दीवारें खड़ी हो जाती है, क्योंकि लोग सही होना चाहते हैं, सही समाधान खोजना नहीं चाहते। वो इस वजह से घर, ऑफिस, रिश्ते सब में टकराव महसूस करते हैं। सिनर्जी की शुरुआत तब होती है जब दोनों पक्ष ये स्वीकार करते हैं कि हो सकता है कोई ऐसा समाधान हो जो हम दोनों के सोच से भी बेहतर हो। और यही है थर्ड अल्टरनेटिव, न तुम्हारी जीत न मेरी जीत, बल्कि हम दोनों की एक नई ऊंचाई की जीत, जहां न कोई हारता है, न कोई किसी को दबाता है, और न ही कोई मन को मसक कर कॉम्प्रोमाइज करता है। और अंत में परिणाम यही होता है जिसे देखकर दोनों खुश हो जाते हैं। सिनर्जी एक वो मेथड जहां साथ महसूस करके, साथ मिलकर नई पॉसिबिलिटीज को तलाशते हैं। सिनर्जी का असली सूत्र सिर्फ एक ही है, डिफरेंस। इसमें डिफरेंस की पावर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति में अलग प्रतिभा होती है। कोई तेज सोचता है, कोई शांत, कोई लॉजिक से चलता है, कोई क्रिएटिविटी से, कोई विजन देता है, कोई डिटेल पकड़ता है। अगर सब एक जैसे हो तो एवरेज रिजल्ट आएगा, पर अगर डिफरेंसेस को एक्सेप्ट, रेस्पेक्ट और कंबाइन किया जाए तो रिजल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आते हैं। एक चैलेंज आपके लिए, आज ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसकी सोच तुमसे अलग है, और खुद से पूछिए अगर उसकी सोच में कुछ सही हो सकता है तो वो क्या है। और अगली बार जब उससे बातचीत करें तो थोड़ा और उसे सुनने की कोशिश करें। अगली आदत तुम्हें एक ऐसी शक्ति देगी जो सफलता को तेज, स्थिर और लंबे समय तक बनाती है, जहां तुम्हारी आत्मा, शरीर, दिमाग और भावनाएं चारों रिचार्ज होती है एक साथ। जानेंगे अगले अध्याय में, चैप्टर 7, शार्पन द शो। सोच कर देखो, अगर तुम वही इंसान हो जो कल थे, वही थकान, वही सोच, वही गुस्सा, तो फिर 7 हैबिट सीख कर भी क्या बदलेगा। और दूसरी तरफ अगर रोज बस थोड़ा सा समय तुमने अपने शरीर, अपने दिमाग, अपने दिल और रूह को शार्पन करने में लगाओ, तो क्या ये मुमकिन है कि तुम्हारी पूरी जिंदगी एक ऊपर जाती अपवर्ड स्पाइरल बन जाए। इस अध्याय में लेखक बहुत ही सिंपल और गहरा सवाल पूछते हैं कि तुम जिस औजार से जिंदगी को हैंडल कर रहे हो, क्या वो तेज है या कुंद हो चुका है। और यहाँ औजार या टूल का मतलब है तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा माइंड, तुम्हारी स्पिरिट और तुम्हारी रिलेशनशिप्स। स्टीफन कोवी कहते हैं कि इफेक्टिव लोग सिर्फ काम नहीं करते, वो अपने आप को भी रिन्यू करते रहते हैं। 7 हैबिट्स के माध्यम से लेखक इसी कोर आइडिया को देना चाहते हैं कि खुद को इतना मजबूत और ताजा रखो कि बाकी हैबिट्स ऑटोमेटिकली ज्यादा शक्तिशाली हो जाए। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, कोई आदमी सुबह से रात तक ऑफिस में लगा रहता है, फास्ट फूड, कम नींद और कोई मोमेंट नहीं। बाहर से देखने पर बहुत मेहनती दिखता है, पर अंदर से टूट रहा होता है। और कोई दिन भर मोबाइल और टीवी के बीच फंसा रहता है, माइंड पर लगातार इंफॉर्मेशन की बारिश होती रहती है, पर गहराई से सोचने का टाइम नहीं मिलता, जिससे न कोई सीरियस पढ़ाई, बस स्क्रॉलिंग, स्क्रॉलिंग और स्क्रॉलिंग। तो कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन खो चुका है। जिंदगी में पैसा, काम, स्टेटस तो है, लेकिन अंदर एक खालीपन, डायरेक्शन लेस फीलिंग्स। तो कई लोग सोशल इमोशनल लेवल पर टूटे हुए होते हैं, परिवार से दूरी, दोस्ती भी बस ऊपर ऊपर की, दिल अकेलेपन से भरा हुआ। लेकिन चेहरे को देखने से ऐसा लगता है जैसे सब ठीक है। हाँ, ऊपर से सब नॉर्मल दिखता है, पर अंदर से इंसान थका हुआ, परेशान और आसानी से इरिटेटेड हो चुका होता है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हम ये मान बैठे हैं कि खुद पर समय देना लग्जरी है, लेकिन असल में ये जरूरत है। असली समाधान तब आता है जब शार्पन द शो के माध्यम से 4 डायमेंशन में रेगुलरली रिन्यू किया जाता है। फर्स्ट, फिजिकल डायमेंशन, फास्ट फूड को अवॉइड करना, ज्यादा रियल और सिंपल खाने का सेवन करना, रेगुलर मूवमेंट, वॉक, रन, योगा, स्ट्रेचिंग, ये सब करना, प्रॉपर रेस्ट और गहरी नींद लेना। लेखक कहते हैं कि एक्सरसाइज करने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है, पर सच ये है कि अगर अभी टाइम नहीं दोगे तो बाद में बीमारी, कमजोरी और थकान की फॉर्म में हेवी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिजिकल रिन्यूअल का एक हिडन बेनिफिट ये भी है कि तुम्हारे अंदर प्रोएक्टिविटी वाला मसल स्ट्रॉन्ग होता है। तुम मूड से नहीं, वैल्यू से एक्शन लेना सीखते हो। सेकंड, स्पिरिचुअल डायमेंशन, ये तुम्हारे जीवन की डायरेक्शन से जुड़ा है। तुम किसके लिए जी रहे हो और किस तरह के इंसान बनना चाहते हो। स्पिरिचुअल रिन्यूअल के तरीके ये हैं जिसमें आप प्रार्थना,
मेडिटेशन, साइलेंस के साथ साथ मीनिंगफुल लिटरेचर पढ़ते हो, प्रकृति के साथ समय बिताते हो, अपना व्यक्तिगत गोल बार बार याद करते हो। जब तुम थोड़ा समय अपने वैल्यूज और कॉन्शियस के साथ कनेक्ट करते हो तो अंदर एक शांत लीडरशिप बनती। तुम भीड़ के हिसाब से नहीं, अपने इनर कंपास के हिसाब से डिसीजन लेने लगते हो। थर्ड, मेंटल डायमेंशन। बहुत से लोग स्कूल और कॉलेज पूरा होने के बाद अपना मेंटल ग्रोथ रोक देते हैं और फिर दिमाग बस टाइम पास और फालतू के कंटेंट से भरा रहता है। जबकि मेंटल रिन्यूअल के लिए अच्छी किताबें, बायोग्राफीज, डीप आर्टिकल्स, जर्नलिंग करनी चाहिए। अपने विचारों को लिखने से विचार बाहर आते हैं। प्लानिंग करनी चाहिए जिसमें आप अपने दिन, अपने सप्ताह, अपने जीवन के गोल के बारे में सोचते हैं। नए आइडियाज को सीखना, नए स्किल्स डेवलप करना, ये भी मेंटल डायमेंशन का ही हिस्सा है। अपने दिमाग को ऐसा कंटेंट दो जो उसे एक्सपेंड करे, उसे टेस्ट करे, ताकि तुम सिर्फ रिएक्ट नहीं बल्कि कॉन्शियसली चूज कर सको कि जिंदगी कैसे जीनी है। फोर्थ, सोशल एंड इमोशनली डायमेंशन। सोशल डायमेंशन का मतलब है दूसरों को वास्तविक रूप से सुनना, लोगों की प्रतिभा को देखना, ना कि उनकी कमियों को देखना, लोगों के इमोशनल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना, उसे बढ़ाना, रेस्पेक्ट, ईमानदारी, एप्रिसिएशन, भरोसा, इस सब को बढ़ाना। जब तुम दूसरों को सकारात्मक नजर से देखने लगते हो तो तुम खुद भी ज्यादा सिक्योर महसूस करते हो। तुम्हें बार बार साबित नहीं करना पड़ता कि मैं भी कुछ हूँ। तुम्हारी वर्थ भीतर से आना शुरू होती है। तुम्हारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट तुम्हारी अपनी पर्सनैलिटी नहीं है बल्कि तुम्हारा अपना करेक्टर और अंदर की ग्रोथ है। जब तुम चारों डायमेंशन में अपने आप को रिन्यू करते हो तो तुम फिजिकली स्ट्रांग होते हो, स्पिरिचुअली सेंटर्ड रहते हो, मेंटली जागरूक होते हो और सोशल लेवल पर लोगों से जुड़ाव महसूस करते हो। फिर तुम बिजी नहीं रहते बल्कि तुम सच में इफेक्टिव बनते हो। एक चैलेंज आपके लिए, अपने कैलेंडर में हफ्ते के किसी भी दिन एक पूरा घंटा सिर्फ शार्प द शो लिखकर ब्लॉक कर दीजिए। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं उस एक घंटे में। और उस एक घंटे को 4 पार्ट्स में बांटिए। 15 मिनट शरीर के लिए, 15 मिनट स्पिरिट के लिए जिसमें प्रार्थना, मेडिटेशन, वैल्यूज पर विचार करना है, 15 मिनट दिमाग के लिए, रीडिंग, जर्नलिंग, प्लानिंग, और 15 मिनट रिलेशनशिप के लिए। और फिर अपने से सवाल पूछ, इसे करने के बाद क्या मैं आज जरा सा ज्यादा क्लियर, जरा सा ज्यादा शांत और जरा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहा हूँ। और दोस्तों, अगर ये 2026 भी वैसा ही निकल गया जैसा 2023, 24 और 25 निकला तो क्या तुम अंदर से सच में चैन से रह पाओगे, या तो ये सब बस एक अच्छी समरी बनकर रह जाएगा, या फिर यहीं से तुम्हारी नई कहानी शुरू होगी जहां तुम रिएक्शन से ऊपर उठकर पॉजिटिव बनोगे, भीड़ की आवाज से ऊपर उठकर अपना विजन चुनोगे, भाग दौड़ से ऊपर उठकर अपनी प्रायोरिटी तय करोगे, रिश्तों की लड़ाई से ऊपर उठकर जीत को ढूंढोगे, सिर्फ बोलने से ऊपर उठकर सच में सुनना सीखोगे, अकेले अकेले लड़ने से ऊपर उठकर सिनर्जी बनाएंगे, और सबसे बढ़कर खुद को रोज थोड़ा सा शार्पन करते रहोगे। और सच्चाई यही है कि जिंदगी चेंज नहीं होती जब तक तुम अपनी आदतें चेंज करने का फैसला नहीं करते। और दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।